नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी पंजाब में मंत्रिमंडल विस्तार की, मध्य प्रदेश में भी सीएम बदलने की सुगबुगाहट की, जानेंगे चीन को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर क्यों उठाए सवाल, उत्तर प्रदेश में क्यों फिर करीब आते दिख रहे हैं एसपी और कांग्रेस। बात करेंगे राजस्थान कांग्रेस में मची उथल पुथल की, पीएम मोदी को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत के बड़े बयान की, और बुलेटिन के आखिर में बात बैंकों की नीति से परेशान आम आदमी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। फ्रांस के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को लगाया कॉल, कहा हिंद महासागर में साथ करेंगे काम, भारत के साथ मजबूत गठबंधन की तैयारी में फ्रांस। ट्रक चालकों को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, पायलटों की तरह तय होने चाहिए ड्राइविंग के घंटे, लगातार ट्रक चलाने से चालकों पर हावी हो जाती है थकान, यूरोपीय मानकों के अनुरूप ट्रकों में लगाए जाएं सेंसर, तय समय तक ही गाड़ी चलाए ट्रक चालक। अनंत गीते के बयान से शिवसेना ने झाड़ा पल्ला, संजय राउत बोले शरद पवार सरकार के पिलर, शिवसेना नेता अनंत गीते ने कहा था कोई कुछ भी कहे, शरद पवार हमारे नेता नहीं हो सकते। बंगाल उपचुनाव में नहीं कम हो रही बीजेपी की मुश्किलें, बीजेपी ने चुनाव आयोग से की शिकायत, भवानीपुर में नहीं करने दिया जा रहा डोर टू डोर प्रचार। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पंजाब में नई सरकार के गठन के बाद अब कैबिनेट को लेकर मंथन शुरू हो गया है। पंजाब के सीएम दिल्ली पहुंच चुके हैं, जहां वो बैठकों में जुटे हैं। अब नजरें इस बात पर हैं कि जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह की विदाई पंजाब के सीएम पद से हुई, क्या उनके समर्थकों की भी मंत्री पद से उसी तरह विदाई होगी? किसका दावा मंत्री पद के लिए है मजबूत, देखिए ये रिपोर्ट। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट नवजोत सिंह सिद्धू और राज्य के दोनों डिप्टी सीएम ओम प्रकाश सोनी और सुखजिंदर सिंह रंधावा के साथ आज दिल्ली पहुंचे। सीएम का दिल्ली दौरा उनकी कैबिनेट विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है। कैबिनेट में शामिल दावेदारों की लिस्ट चन्नी ने तैयार कर ली है, लेकिन इसमें किस किस के नाम है ये अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक कांग्रेस हाईकमान मंत्रियों के नाम पर मुहर नहीं लगा देता, तब तक चन्नी की लिस्ट में फेरबदल होने की पूरी संभावना है। दिल्ली में आज पंजाब के सीएम की मुलाकात पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत से होगी। इसके साथ ही कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा होगी। शुरुआत में ये संकेत मिल रहे थे कि कैप्टन अमरिंदर की कैबिनेट में शामिल किसी भी मंत्री को चन्नी कैबिनेट में जगह नहीं दी जाएगी। पंजाब में कांग्रेस गुजरात का बीजेपी फॉर्मूला अपनाएगी, लेकिन कैप्टन कैबिनेट में शामिल कई मंत्री सिद्धू के भी करीबी हैं और उनकी मदद से ही पंजाब में तख्ता पलट हुआ है। ऐसे में कुछ मंत्रियों को रिपीट किया जा सकता है, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि कैबिनेट में कैप्टन के करीबी किसी भी मंत्री को शामिल नहीं किया जाएगा। कैप्टन अमरिंदर की कैबिनेट में शामिल उनके करीबी साधु सिंह धर्मसोत, सुंदर श्याम अरोड़ा, राणा गुरमीत सिंह की छुट्टी तय मानी जा रही है। ब्रह्म मोहिंद्रा को भी मंत्री नहीं बनाया जाएगा। कैप्टन से करीबी के चलते ही ब्रह्म मोहिंद्रा डिप्टी सीएम बनने से चूक गए थे। एक और कैप्टन के करीबियों के मंत्रिमंडल में शामिल होने की संभावनाएं बेहद कम है, तो दूसरी ओर सिद्धू के करीबियों को कैबिनेट में जगह मिलना तय माना जा रहा है। सिद्धू के सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा की पत्नी रजिया सुल्ताना का नाम कैबिनेट मंत्रियों की सूची में तय माना जा रहा है। इसके अलावा अमरिंदर सिंह, राजा वडिंग व गुरकीरत कोटली जी शुरुआत से ही सिद्धू के करीब रहे हैं, उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। मनप्रीत बादल, तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा, सुखविंदर सिंह सरकारिया, गुरप्रीत कांगड़, बलवीर सिद्धू, विजय इंदर सिंगला, भारत भूषण आशु को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। पंजाब में एक दिन पहले मुख्यमंत्री बदला गया है और अब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बदले जाने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी में इन दिनों वैसे ही सीएम बदले जाने का खेल चल रहा है, तो क्यों अचानक मुश्किल में दिख रहे हैं शिवराज, देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी ने 6 महीने में 5 मुख्यमंत्री बदल दिए। असम, कर्नाटक, गुजरात और उत्तराखंड में अपने सीएम बदल गए। उत्तराखंड में तो 5 महीने में ही 2 बार नेतृत्व परिवर्तन किया गया और अब दावा किया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, हरियाणा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बदले जा सकते हैं। इनमें से सबसे पहला नंबर किसका आएगा, ये सवाल बना हुआ था, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से जो संकेत मिले हैं उसमें साफ है कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। 18 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के जबलपुर पहुंचे थे और एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम जबलपुर से बीजेपी सांसद और मध्य प्रदेश के पूर्व बीजेपी चीफ राकेश सिंह द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा कि
जिनके निमंत्रण पर मैं यहाँ आया हूँ और जो सही मायने में नेतृत्व कर रहे हैं हमारे राकेश सिंह जी। अमित शाह ने ये बात एक बार नहीं बल्कि 2 बार कही और वो भी शिवराज की मौजूदगी में। अमित शाह ने राकेश सिंह की तारीफ की, जिसे शिवराज समर्थकों में बेचैनी साफ साफ देखी जा रही है। इसके दूसरे ही दिन 19 सितंबर को जब मुख्यमंत्री अचानक राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मिलने पहुंचे तो ये कहा जाने लगा कि शिवराज का भी इस्तीफा हो सकता है। अपनी कुर्सी मुश्किल में देख राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान अब अपनी छवि चमकाने में जुट गए हैं। वो लगातार अलग अलग विभागों की बैठक ले रहे हैं और आम जनता से जुड़े हुए फैसले कर रहे हैं। शिवराज करीब 15 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं और मध्य प्रदेश बीजेपी के सबसे बड़े नेता भी माने जाते हैं। एक समय तो बीजेपी में उनका कद नरेंद्र मोदी के बराबर का होता था, लेकिन अब उनके लिए सीएम पद बरकरार रखना भी मुश्किल हो रहा है। शिवराज अपनी कुर्सी कब तक सुरक्षित रख पाएंगे और कौन उनकी जगह लेगा, क्योंकि दावेदार बहुत हैं। वैसे दावे भारत और चीन के बीच बनी LAC को लेकर भी हैं। चीन के दावे अलग हैं और भारत के अलग। चीन भारत के किसी भी दावे को मान भी नहीं रहा, जबकि देश की सरकार चीन के सामने मजबूती से अपना विरोध भी नहीं जता पा रही है। इसे लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पिछले साल पेंगोंग झील में भारत चीन के जवान कुछ ही दूरी पर एक दूसरे के सामने आ गए थे। इसके बाद खबर आई कि ये स्थिति 1 दर्जन से भी ज्यादा जगह पर है और ये सब विवाद भारतीय जमीन पर चल रहा है। यानी साफ है कि चीन भारतीय दावों को नजरअंदाज करते हुए हमारी जमीन पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। भारत सरकार भी चीन के आगे बेबस सी दिखाई दे रही है। इसे लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत अब एक नई लड़ाई की छाया में जी रहा है। राहुल ने एक खबर शेयर की है जिसमें कहा गया कि चीन सीमा के पास अपना बुनियादी ढांचा तेज कर रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, बॉर्डर पर हम एक नई लड़ाई के प्रतिमान का सामना कर रहे हैं। इसे नजरअंदाज करने से काम नहीं चलेगा। इस ट्वीट के साथ ही राहुल गांधी ने खबर साझा की है जिसमें कहा गया है कि चीन ने लद्दाख, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास 10 नए एयरबेस का निर्माण कर लिया है। राहुल गांधी ने जो खबर ट्विटर पर शेयर की है उसमें दावा किया गया है कि चीन लगातार लद्दाख में सीमा के पास अपनी तैयारी तेज कर रहा है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि चीन के जवानों ने रात के समय में ड्रिल की है। चीन ने भारतीय सीमा के नजदीक 50,000 से ज्यादा जवानों को भी तैनात कर रखा है। ऐसे में राहुल गांधी ने भारत सरकार से कहा है कि चीन को नजरअंदाज ना करे। चीन को नजरअंदाज करने से काम नहीं चलेगा, काम चलेगा चीन पर दबाव बनाने से। भारत को चीन के खिलाफ बड़ी रणनीति बनानी होगी, लेकिन अभी तो केंद्र की बीजेपी सरकार चुनावों को लेकर ही रणनीति बनाती दिख रही है। लेकिन चुनावी रणनीति में भी कांग्रेस अब बीजेपी से आगे निकलती दिख रही है। कांग्रेस के पंजाब में खेले गए दलित कार्ड का फायदा यूपी में भी दिख रहा है। यूपी विधानसभा चुनावों में हर दल काम से ज्यादा जातीय समीकरण पर जोर दे रहा है। सत्ताधारी बीजेपी प्रदेश में सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर जोर दे रही है। निषादों के वोट पर दावा करने वाली निषाद पार्टी हो या कुर्मियों की समर्थक अपना दल, ये दोनों पार्टियां बीजेपी के साथ गठबंधन को तैयार हैं। बीजेपी की कोशिश है कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुबह सपा से भी उसका गठबंधन हो जाए, लेकिन ओपी राजभर अभी तक इसके लिए तैयार नहीं है। बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग के खिलाफ एसपी ने भी वही रणनीति अपनाई है। एसपी छोटे छोटे दलों से गठबंधन कर रही है, लेकिन अचानक पंजाब में कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाकर सभी दलों के समीकरण बिगाड़ दिए हैं। कांग्रेस को इसका फायदा यूपी में भी होते दिख रहा है और इसका असर एसपी के साथ उसके रिश्ते पर भी दिखने लगा है। चन्नी को पंजाब का सीएम बनाए जाने का एसपी ने स्वागत किया है। अब कांग्रेस भी एसपी के निशाने से हट गई है। एसपी के अंदर इस बात की चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि यदि कांग्रेस से गठबंधन होता है तो दलित का भी वोट इस गठबंधन को मिल सकता है। प्रियंका गांधी की पिछले दिनों चंद्रशेखर से हुई मुलाकात और अब पंजाब में दलित सीएम, इशारा साफ है कि कांग्रेस की नजरें यूपी में ब्राह्मणों के साथ दलित वोट पर भी हैं। फिलहाल यूपी में कांग्रेस का पूरा फोकस 29 सितंबर से 23 अक्टूबर तक होने वाली रैलियों और चुनावी यात्राओं पर है। खासतौर पर 7 अक्टूबर से अयोध्या से शुरू होने वाली कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा पर। इस यात्रा के दौरान ही सपा और कांग्रेस में गठबंधन की बातचीत भी शुरू हो जाएगी, ये तय माना जा रहा है। यदि कांग्रेस के साथ एसपी का गठबंधन होता है तो इस गठबंधन को मुस्लिम यादवों के साथ दलित वर्ग का भी बड़ा वोट मिल सकता है। किसान आंदोलन के चलते जाट वोट वैसे ही बीजेपी से खफा है और जयंत चौधरी के रूप में एक बड़ा जाट नेता भी गठबंधन के साथ है। ऐसे में कांग्रेस एसपी आरएलडी का गठबंधन आसानी से विधानसभा चुनावों में बीजेपी को मात दे सकता है।
पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की जगह चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाने का फायदा कांग्रेस को यूपी में मिलता दिख रहा है। कांग्रेस और एसपी के गठबंधन के संकेत मिलने लगे हैं। एसपी को भी अब कांग्रेस मजबूत होती दिख रही है और कांग्रेस हाईकमान की रणनीति का असर राजस्थान पर भी दिखने लगा है, जहां सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सुलह के संकेत दिखने लगे हैं। पंजाब में जिस तरह से कलह ने विकराल रूप लिया, उसने कांग्रेस को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। अब पंजाब की आंच दूसरे राज्य पर न आए, इसीलिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी ने अभी से मोर्चा संभाल लिया है। राजस्थान में तेज हो रही सियासी हलचल के बीच कहा जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सीएम अशोक गहलोत से फोन पर बातचीत की और राज्य के हालात को लेकर चर्चा की। इस दौरान मंत्रिमंडल विस्तार समेत संगठन के मुद्दे पर भी चर्चा हुई है। वहीं इससे 3 दिन पहले 17 सितंबर को पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी। पायलट की राहुल गांधी के साथ करीब 1.5 घंटे तक बैठक हुई। पंजाब के घटनाक्रम के बाद मौजूदा हालात में पायलट और राहुल की मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। दोनों की मुलाकात करीब 1 साल बाद हुई है। राहुल और सचिन की इस मुलाकात में भी राजस्थान के राजनीतिक हालात के साथ ही 3 अहम मुद्दों पर बातचीत हुई थी। सूत्रों का दावा है कि दोनों की मुलाकात में राजस्थान में पार्टी संगठन और मंत्रिमंडल में बदलाव और पायलट की खुद की भूमिका को लेकर चर्चा हुई थी। सूत्रों का कहना है कि अगले महीने तक मंत्रिमंडल और संगठन में बदलाव होने की संभावनाएं हैं। अब राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तो लगाई जा रही हैं, लेकिन पंजाब के घटनाक्रम के बाद अब राजस्थान की सियासत क्या मोड़ लेती है, ये देखना दिलचस्प होगा। कांग्रेस के अंदर की लड़ाई अब समाप्त हो रही है तो बीजेपी में हलचल बढ़ती जा रही है और ये हलचल मची है किसान नेता राकेश टिकैत के बयान से। अब तक किसान कृषि कानून का ही विरोध कर रहे थे, लेकिन अब वो पीएम मोदी का भी विरोध करने लगे हैं। तो क्या कहा किसान नेता ने, देखिए ये रिपोर्ट। कृषि कानून की वापसी और एमएसपी की गारंटी को लेकर किसान इस समय सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं, लेकिन सरकार भी जिद पर अड़ी हुई है। 4 महीने बाद ही यूपी विधानसभा चुनाव हैं और किसानों ने साफ कर दिया है कि यूपी में इस बार बीजेपी को सबक सिखाया जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने तो यहाँ तक दावा कर दिया है कि बीजेपी कुछ भी कर ले, इस बार उसे यूपी में 140 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। योगी की विदाई तय है। अब यदि योगी को कुर्सी चाहिए तो वो लखनऊ की जगह दिल्ली चले जाएं। जी हाँ, टिकैत ने पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि पीएम मोदी के चलते देश की बहुत बदनामी हो रही है, इसीलिए वो पीएम पद छोड़कर जल्दी ही राष्ट्रपति भवन चले जाएंगे, वो राष्ट्रपति बन जाएंगे। इसलिए योगी और लखनऊ का भी प्रमोशन होना चाहिए। योगी पीएम बन जाएं क्योंकि सूबे में अगली सरकार तो उनकी बननी नहीं है, प्रमोट होकर वह दिल्ली चले जाएं। राकेश टिकैत ने कहा कि हमारी लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की सत्ता के लिए नहीं है, हमारी लड़ाई हमारे हक की है। कृषि कानून रद्द कर दिए जाएं और किसानों की फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी दे दी जाए। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम मोदी सरकार को भी बदल देंगे, टिकैत ने ट्वीट करते हुए कहा। आंदोलन से बदलेगी देश की व्यवस्था, सरकारी संस्थाओं को बेच रही है सरकार। क्या भाजपा के पास हर हर महादेव का पेटेंट है? हम भगवान राम के वंशज हैं, हमारा गोत्र रघुवंशी। हरियाणा में अधिकारी ने तालिबानी आदेश दिया, देश में भाजपा नहीं मोदी सरकार, मोदी को बदला जाएगा। साफ है कि अब लड़ाई कृषि कानून की नहीं बल्कि सरकार बदलने की भी शुरू हो चुकी है। और बुलेटिन के आखिर में बात बैंकों के नियमों से आम लोगों को होते नुकसान की। आज के समय की जरूरतों में बैंकिंग भी एक अहम जरूरत बन गई है और बैंक भी इस बात को बखूबी समझते हैं। हर बैंक अपने यहाँ ज्यादा से ज्यादा खाते खुलवाना चाहता है और ग्राहकों की संख्या बढ़ाने के लिए सभी बैंकों ने खाता खोलने की प्रक्रिया को सरल कर दिया है। साथ ही सभी बैंक जनता को लुभाने के लिए नए नए ऑफर भी देते रहते हैं, लेकिन बैंकों के कुछ ऐसे नियम भी होते हैं जिसके चलते आपको नुकसान भी हो सकता है। तो क्या है वो टर्म्स एंड कंडीशंस, चलिए बताते हैं आपको। हर बैंक अपने यहाँ ज्यादा से ज्यादा खाते खुलवाने के लिए ग्राहकों को बहुत से प्रलोभन देता है। हर कुछ दिन में बैंकों में अलग अलग ऑफर आते रहते हैं, लेकिन इन सब में सबसे आम ऑफर है कि अगर आप अपने खाते में पैसा रखते हैं तो जमा रकम पर आपको ब्याज तो मिलता ही है और जरूरत पड़ने पर आप ऋण भी ले सकते हैं। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि जो बैंक आपके खाते में जमा रकम पर ब्याज देता है वही बैंक रकम कम होने पर जुर्माना भी वसूलता है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। दरअसल कई बार सामान्य ग्राहक बैंकों के ऐसे नियमों से वाकिफ नहीं होते हैं, जिसका नतीजा आर्थिक नुकसान के रूप में सामने आता है। देश के लगभग सभी बैंकों ने ये नियम बना रखा है कि ग्राहकों को अपने खाते में एक तय रकम बतौर न्यूनतम बैलेंस रखना ही होता है। यह रकम नहीं होने पर बैंक अपने ग्राहक के खाते पर जुर्माना लगा देते हैं। इसी तरह एटीएम कार्ड के लिए भी बैंक शुल्क लेते हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि पिछले 1 साल में सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक ने 170
170 करोड़ रुपए की रकम केवल जुर्माने के रूप में ही कमाई है। बैंक ने पिछले वित्त वर्ष के दौरान खातों में मिनिमम बैलेंस नहीं रखने वाले ग्राहकों से बतौर पेनल्टी 170 करोड़ रुपए कमाए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एटीएम से लेन देन करने पर भी लिए जाने वाले शुल्क से पंजाब नेशनल बैंक ने 2020-21 में 74 करोड़ 28 लाख रुपए की कमाई की है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि बैंकों में खाता खोलने पर उनमें मिनिमम बैलेंस ना रखने पर भी बैंकों को कितना फायदा होता है, यानी बैंक किसी भी सूरत में घाटे में नहीं जाता। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।